हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी अंडरडॉग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छी फुटबॉल टीम कैसे बनाएं। हाउ टू मेक अ परफेक्ट फुटबॉल टीम, या फिर आप कह सकते हो कि हाउ टू क्रिएट अ फुटबॉल टीम, क्योंकि परफेक्ट हो जाएगी तो फिर हम ग्रैंड लीग ही जीत जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और खुद अपने मन से, अपने दिमाग का यूज़ करके, अपनी मेहनत से, अपनी रिसर्च से, अपने दिल की सुन के टीम बनाएं और ग्रैंड लीग जीतें। ये मेरी दुआएं रहेगी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी प्यार मेरे साथ बना रहे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखना किस लिए ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट जो मेंशन किए हैं मैंने कि किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए एक फ़ुटबॉल टीम बनाने के लिए, उन पॉइंट सिर्फ मैंने वो लिखे हैं, मैंने उनके नीचे कुछ और मेंशन नहीं किया है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फ़ुटबॉल टीम बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ए गुड फुटबॉल टीम। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में, सीधे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट सिस्टम होंगे जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये एक अच्छी टीम हम बना सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें मिलती है या हम कुछ ढूंढ के लाते हैं या हमें कहीं से भी प्राप्त होती है, तो वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर सब कुछ नॉलेज वहाँ पर दी जाती है। जितनी हम हेल्प कर सकते हैं आप लोगों के लिए, वो सब हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बता देते हैं। तो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ओपन कर कीजिए, राइट साइड में जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पर टाइप कीजिए @fantasy underdog। सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी टीम बनाने से पहले आपको किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। हो सकता है ये पॉइंट कुछ ऊपर नीचे हो जाए कि मतलब पहले कौन सा हो दूसरा कौन सा, लेकिन आपको सारे पॉइंट फॉलो करने हैं कोई भी एक टीम बनाने के लिए। ठीक है, देखो बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होना है आपको, है ना। लड्डू खाना है तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि हम खुद से टीम बनाएं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर से पूरा देखना और अच्छे से सुनना एक एक पॉइंट को। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा गेम नॉलेज। ठीक है, आप चाहे क्रिकेट की टीम बनाओ, आप चाहे फुटबॉल की टीम बनाओ, आप चाहे बेसबॉल की बनाओ या बास्केटबॉल की बनाओ, किसी की भी टीम बनाओ, आपको उस खेल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये गेम किस तरह से प्रोग्रेस करता है, किस तरह से खेला जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, चौके छक्के, सिंगल डबल, आउट नॉट आउट, LBW, कैच, रन आउट, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है। वैसे ही फुटबॉल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि डिफेंडर क्या होता है, गोलकीपर क्या होता है, विंग बैक क्या होता है, विंगर्स क्या होते हैं, सेंटर बैक क्या होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर इस गेम में होनी चाहिए। तो पहला जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है गेम नॉलेज। ये एक बहुत सिंपल सा बात है कि ऑब्वियसली अगर आप किसी भी टीम को बनाओगे तो आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, अंडरस्टैंड पॉइंट सिस्टम एंड उसके जो रूल्स होते हैं और जो पॉइंट सिस्टम होते हैं वो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्रिकेट में तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि चौके के 1 रन का सबको 1 पॉइंट देते हैं, और चौका मारेगा तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, छक्के के 2 मिल जाएंगे, विकेट के 25, अगर LBW बोल्ड के है तो उसके 8। ये आपको मतलब जो खेलते हैं उनको पता लग जाता है। लेकिन फुटबॉल के अंदर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसके पॉइंट सिस्टम से वो अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है। क्योंकि कुछ दोस्तों के मेरे पास मैसेज आते थे कि भाई हम 90 मिनट्स तक एकदम पहला नंबर चल रहा था, और जैसे ही गेम ख़त्म हुआ और हमारा पहले से सीधा 25 नंबर चला गया, हम बाहर हो गए, ऐसा कैसे हो गया ये पॉइंट सिस्टम। तो दोस्तों वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, वो क्लीन शीट के पॉइंट होते हैं जो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता कि क्लीन शीट के पॉइंट किस तरह से काम करते हैं, वो मैं आपको सब इसमें बताऊंगा। और आप
जाकर आप ड्रीम 11 पे आप पढ़ भी सकते हैं, या आप जो भी फैंटेसी ऐप पे खेलते हैं, ज़रूरी नहीं कि ड्रीम 11 के ऊपर ही खेलें। बहुत सारी फैंटेसी ऐप है जहाँ पर आप खेल सकते हैं, लाइक फैंटेसी अखाड़ा है, वहाँ पर भी आप अगर खेलते हैं तो उनके पॉइंट सिस्टम को आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर फैंटेसी ऐप का अलग अलग पॉइंट सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रीम 11 के पॉइंट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं। तो एक फुटबॉल टीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो एटलीस्ट हमें एक मिनिमम और मैक्सिमम हम एक ही गोलकीपर ले सकते हैं। क्रिकेट में तो हम 2 विकेट कीपर, 3-4 विकेट कीपर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक गोलकीपर ले सकते हैं, चाहे कोई भी टीम का हो। जैसे मैनचेस्टर सिटी और यूनाइटेड का मैच है, तो या तो आप सिटी का गोलकीपर ले सकते हो या फिर आप यूनाइटेड का ले सकते हो। वो मैं आगे बताऊँगा कि आपको कौन सा पिक करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर चलते हैं डिफेंडर के ऊपर। तो आप मिनिमम 3 डिफेंडर पिक कर सकते हो और मैक्सिमम 5 ले सकते हो। वहीं मिडफील्ड में मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो। वहीं फॉरवर्ड की बात करें तो मिनिमम आप एक लेना ही लेना है आपको, और मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हो। ये एक सिंपल सा नॉलेज है, सबको पता होगा ये, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है इसमें। और अगर आप चाहो तो ड्रीम 11 पे जाके आप इसको पढ़ भी सकते हो। फिर चलते हैं अटैक के ऊपर। तो यहाँ पर अभी कुछ नए पॉइंट ऐड हुए हैं, मतलब कुछ 2-2.5 महीने पहले उन्होंने चेंजेस किया है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अटैक की, क्योंकि कोई भी टीम बनाने से पहले हमें जो सबसे पहला पिक करना होता है, हम गोलकीपर वगैरह लेते हैं, वेरी गुड, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि आज के इस गेम के अंदर गोल स्कोर कौन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ही सबसे जो मेन जो रहस्य छुपा है वो यहीं छुपा हुआ है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि हम टीम बना लेते हैं, ले लेते हैं, फिर कोई दूसरा प्लेयर गोल मार जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार इसी को नहीं लिया था, यही गोल मार गया, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे पहले अटैक की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई गोल स्कोर होता है किसी स्ट्राइकर के द्वारा, यानी जो आपकी ड्रीम 11 में जो फॉरवर्ड में जो लिस्टेड है प्लेयर, अगर उन्होंने गोल मारा है तो उनको 40 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर वहीं मिडफील्ड वालों ने गोल मारा है तो उनको उसके 50 पॉइंट मिलेंगे। और वहीं वो गोल अगर कोई डिफेंडर या गोलकीपर ने मारा होगा तो उसको वो 60 पॉइंट मिलेंगे। तो आप इनको ऐसे समझ सकते हैं 60, 50, 40, ये इस हिसाब से ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अब गोल का इसका जो स्कोर करेगा वो आप समझ गए कि जो डायरेक्ट गोल पोस्ट पे मारेगा और जिसके द्वारा गोल हुआ है वो उसको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। फिर अब आएगा असिस्ट वाला। अब असिस्ट कौन हो गया, असिस्ट के पॉइंट किसको मिलेंगे कि जिसने फाइनल पास जो दिया है, यानी प्लेयर ए ने गोल मारा और प्लेयर बी ने उसको पास दिया और उसने वो गोल मारा, तो प्लेयर बी को उसके असिस्ट के मिलेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसी तरह से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। शॉट ऑन टारगेट, यानी जो प्लेयर शॉट ऑन गोल पोस्ट पे शॉट मारेगा, जो टारगेट पे मारेगा, तो उसको उसके 6 पॉइंट मिलेंगे। चांस क्रिएशन के, यानी मैंने प्लेयर बी ने एक की तरफ शॉट मारा, पास दिया, उसने चांस क्रिएट किया, और जो बॉक्स के अंदर से प्लेयर ए ने वो शॉट मारा, चाहे वो ऑफ द टारगेट गया हो या ऑन द टारगेट गया हो, उसको चांस क्रिएशन के पॉइंट मिलेंगे प्लेयर बी को, ठीक है। 5 पासेस, हर 5 पासेस कंप्लीट के 1 पॉइंट मिलेगा। यानी अगर आपने पूरे गेम के अंदर 50 पास कंप्लीट किए हैं किसी प्लेयर ने, तो उसके 10 पॉइंट मिलेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है, कोई ज़्यादा इसमें माथापच्ची वाला काम नहीं है। डिफेंस में बात करते हैं टैकलिंग के। अब टैकलिंग और इंटरसेप्शन के 4-4 पॉइंट मिलते हैं। टैकलिंग ये हो गया कि प्लेयर बी बॉल लेके जा रहा है और प्लेयर ए भाग के आया और उसने एकदम सक्सेसफुली वो बॉल उससे छीन ली, मतलब बिना कोई फाउल किए, बिना कोई चैलेंज किए, उसने आराम से वो छीन ली और वो पोजीशन उसके पास आ गया, तो उसको प्लेयर ए को उस चीज़ के 4 पॉइंट मिल जाएंगे, उसे बोलते हैं टैकलिंग। फिर आएगा इंटरसेप्शन के। इंटरसेप्शन ये हो गया कि प्लेयर ए ने पास दिया प्लेयर बी को, लेकिन प्लेयर सी यानी कोई दूसरी टीम का प्लेयर आके बीच में उस बॉल को ले गया कि उसने उस तक पहुँचने ही नहीं, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन और उसके मिलते हैं 4 पॉइंट। फिर मिलते हैं गोलकीपर को, हर गोल को सेव करने के 6 पॉइंट मिलते हैं। यानी मैंने शॉट मारा, गोल पोस्ट पे शॉट ऑन टारगेट गया, लेकिन गोलकीपर ने वो रोक लिया, तो मुझे तो मिल जाएंगे उस चीज़ के जो शॉट ऑन टारगेट के 6 पॉइंट, और वहीं गोलकीपर को भी उसके 6 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। पेनल्टी सेव करने के मिलते हैं 50, जो आपने देखा होगा कि अभी यूरो कप चल रहा है जिसमें काफ़ी सेव हुए हैं, काफ़ी पेनल्टीज़ भी मिली हैं। यानी कि कोई भी गोलकीपर अगर कोई पेनल्टी सेव कर लेगा तो उसके 50 पॉइंट मिलेंगे। और क्लीन शीट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, इसके मिलते हैं 20 पॉइंट्स। अब क्लीन शीट के 20 पॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं कि या तो 0-0 कोई स्कोर हो जाता है, तो जो प्लेयर जो खेलते हैं, जो फील्ड पे मौजूद रहते हैं, उनको जो पॉइंट मिलते हैं, जैसे मुझे 20 पॉइंट मिले और
क्लीन शीट मिल गई तो मेरे उसमें 20 और ऐड हो जाएंगे तो वो 40 हो जाएंगे। लेकिन वो कब मिलेंगे 20 पॉइंट और क्लीन शीट के, कि एटलीस्ट मैं फील्ड पर एटलीस्ट 55 मिनट्स मौजूद रहा हूँ वहाँ पर ग्राउंड में, मैंने खेला है 55 मिनट, तब जाकर मुझे वो 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 50 मिनट पे या हाफ टाइम बाद में सब्सटीट्यूट हो जाते हो, गेम नहीं खेलते हो और वो गेम 0-0 पे जाता है, तो आपको उसके क्लीन शीट के पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई प्लेयर है जो डिफेंडर में लिस्टेड है और वो 60 मिनट्स तक खेलता है जब तक गोल नहीं हुआ होता है, या उसकी टीम ने गोल किया हुआ होता है और उसने कंसीड नहीं किया हुआ होता है। यानी जो प्लेयर, जो डिफेंडर गोल कंसीड नहीं करेगा और वो 60 मिनट तक खेल गया और वो फील्ड से बाहर चला गया, ठीक है, तब तक उसने 15 या 20 पॉइंट उस गेम में दिए हैं, लेकिन और उसके बाहर जाने के बाद वो गोल टीम कंसीड कर देती है, तो उसको ज़रूर उस क्लीन शीट के पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि वो 55 मिनट तक अपनी ग्राउंड पे रहा था और तब तक उसने गोल कंसीड नहीं किया। उसका रिवॉर्ड उसको 20 पॉइंट के साथ में क्लीन शीट के मिलेंगे। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट 55 मिनट खेला हुआ होना चाहिए, तब जाकर ही वो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे क्लीन शीट के। कुछ अदर पॉइंट्स बात करते हैं। कैप्टन 2x पॉइंट, वाइस कैप्टन 1.5, प्लेइंग स्टार्टिंग 11 के मिलते हैं 4 पॉइंट, सबको पता है। कमिंग ऑन एज ए सब्सटीट्यूट, यानी जो प्लेयर सब्सटीट्यूट आता है उसको भी 2 पॉइंट मिलते हैं आने के। अगर हमने किसी प्लेयर को ले रखा है कि जैसे हमें पता है कि जो मेन प्लेयर जैसे रोनाल्डो है, रोनाल्डो ऑफ द बेंच बैठा, हमें पता है कि ये ज़रूर आएगा बीच में और आके गोल स्कोर कर सकता है, तो कई बार क्या होता है कि हम उनको ले लेते हैं टीम में। तो अब स्टार्टिंग तो हमारी होती है 46 पॉइंट के साथ में, लेकिन वो अगर टीम में आता है तो हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, और अगर वो गोल स्कोर करते हैं तो उनके में एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। कुछ कार्ड्स एंड अदर पेनल्टीज़, येलो कार्ड के -4 पॉइंट होते हैं, वहीं रेड कार्ड के -10। ऑन गोल के होते हैं -8 पॉइंट, जो आपने देखा होगा पोर्चुगल का मैच, राफेल गरेरो 2 ऑन गोल हुए थे तो उनको -16 पॉइंट मिले थे, प्लस उनकी टीम ने 2 गोल कंसीड भी किए थे, उस टाइम पे वो ग्राउंड पे मौजूद थे तो उनको 4 और, यानी वो -20 पॉइंट्स उस गेम के अंदर उन्होंने काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हमें दिए थे। तो ऑन गोल कैसा हुआ कि जैसे प्लेयर ए, जैसे मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि रोनाल्डो ने शॉट मारा, ठीक है, लेकिन वो उनके किसी सामने वाली टीम के डिफेंडर के पाँव से टच होके या उसकी बॉडी से टच होके या पाँव से टच होके वो गोल हुआ, तो वो ऑन गोल माना जाएगा उसका, ठीक है। तो उसको उसके नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी वो क्लियरेंस के लिए जा रहा है और वो क्लियर नहीं हुआ और वो सीधा उसके गोल पोस्ट में चला गया। गोल कंसीड करने के -2 पॉइंट। पेनल्टी मिस, जो एक बहुत बड़ा पाप होता है, और आपने देखा होगा स्पेन ने, मोराटा ने पेनल्टी मिस की थी, मोरेनो ने मिस की थी, तो इनको इनके -20 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी टीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन सकती। ये तो है सिर्फ ड्रीम 11 के। अगर आप किसी दूसरी फैंटेसी ऐप पे खेलते हैं, लाइक फैंटेसी अखाड़ा पे खेलते हैं, तो वहाँ पर बहुत चेंजेस है इन पॉइंट सिस्टम के बारे में। तो अपनी टीम बनाने से पहले आपको उनके पॉइंट सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नंबर 30 जो पॉइंट होगा हमारा, पॉइंट टेबल या फिर लीग टेबल। यानी अगर आप कोई भी लीग या कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप काम करिएगा, जैसे मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल का मैच है, तो आप पॉइंट टेबल पर जाके देखिएगा। तो आप सबसे पहले वहाँ देखिएगा कि सिटी उस पॉइंट टेबल में कौन से नंबर पे है, लिवरपूल कौन से नंबर पे है, और उन्होंने कितने गोल कंसीड किए हैं और कितने गोल स्कोर किए हैं, कितने इनके पॉइंट हैं और क्या इनका गोल डिफरेंस है। ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है, लिखना है, या आपको अपने दिमाग में जैसे भी आप करना चाहो वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये टीम इस टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म कर रही है। फिर चलते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो दोनों ही टीम, कोई भी टीम खेल रही है, हमें उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल उनको देखना है कि इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या है। आप मेरे यूरो के वीडियो यूरो चैम्पियनशिप के जो वीडियो देखोगे, उसमें मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ ये चीज़ कि इन टीमों के भी, जो भी 2 टीम का मैच है, इनके बीच में हेड टू हेड जो रिकॉर्ड है उनका क्या रिकॉर्ड है। कि यानी कोई टीम ने 20 मैच खेले हैं, तो हो सकता है जैसे तो एक ने जीत गई 10, 4 हो गए इनके ड्रॉ, दूसरी जीत गई 6। तो ये ज़रूरी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड आप समझ गए, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट आता है रीसेंट फॉर्म के बारे में। ये एटलीस्ट आप 4 से 5 गेम की देखिएगा, ज़्यादा पुराना देखने से भी कोई मतलब नहीं है,
लेकिन लास्ट के 4-5 गेम आपको देखने जरूरी है। अगर कोई भी आप प्रीमियर लीग या ला लीगा या कोई भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हो तो उनके लास्ट के 4-5 मैच की रिसेंट फॉर्म देख लीजिएगा कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। गोल कंसीड कर रहे हैं, अटैक में कमज़ोर हैं, डिफेंस में कमज़ोर है, गोल स्कोर ज़्यादा कर रहे हैं कि कंसीड कर रहे हैं, या ना कंसीड कर रहे हैं ना स्कोर कर रहे डिफेंस पे। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, उससे आपको आइडिया होगा कि इस टीम का गेम प्ले कैसा है। फिर अगला पॉइंट जो आएगा वो आएगा गेम टाइप, यानी फिर आपको ये देखना है कि गेम है कैसा। एक्चुअली क्लब गेम है, नेशनल इंटरनेशनल मैच है, या कोई नॉर्मल ऐसे फ्रेंडली मैचेस है जैसे बीच में चले थे फ्रेंडली मैचेस, तो जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से भी वो सही नहीं होते थे, क्योंकि कोई भी कभी भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीमियर लीग है तो वहाँ पर गेम थोड़ा सा फास्ट चलेगा, ठीक है। ला लीगा है तो वहाँ थोड़ा सा स्लो चलेगा, पासिंग ये वो, ज़्यादा अटैक पे नहीं जाते हैं। सीरिया ए में जाओगे तो वहाँ थोड़ा आपको अलग दिखेगा, बुंदेसलीगा आप खेलोगे तो वहाँ थोड़ा गेम प्ले अलग दिखेगा। तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम गेम खेल रहे हैं वो कैसा है। अब जैसे जर्मनी और पोर्चुगल का है तो जर्मनी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि टीम के बारे में देखना, तो थोड़ा अटैकिंग होएगा, थोड़ा वो किस तरह का खेलेंगे, तो ये उनके गेम टाइप के आपको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है होम और अवे फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जैसे कोई भी मैच है, जैसे जर्मनी पोर्चुगल का मैच है तो जर्मनी होम हो गया, क्योंकि मैंने जर्मनी पोर्चुगल बोला। अगर मैं पोर्चुगल और जर्मनी बोलूँगा तो वो पोर्चुगल का होम हो जाएगा, यानी जो नाम पहले आएगा वो उसका होम हो जाता है, ठीक है। अब जर्मनी का होम है, यानी वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, तो वहाँ की जो फैंस होंगे, ऑडियंस होगी, दर्शक होंगे, वो अपनी होम टीम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है जो अवे टीम होती है उनके ऊपर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टीम को प्रेशर में खेलने की आदत होती है, जैसे हमारे क्रिकेटर विराट कोहली साहब को प्रेशर काफ़ी पसंद है, वैसे ही कुछ टीम होती है जिनको प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो कई टीम का होम रिकॉर्ड घटिया होता है तो किसी टीम का अवे रिकॉर्ड अच्छा होता है या घटिया होता है। जैसे आपने अभी प्रीमियर लीग का जो सीज़न गया उसमें आपने देखा होगा यूनाइटेड का अवे रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब वो अवे स्ट्रीक थी उनकी कुछ मैचेस की, और वो अवे काफ़ी अच्छा मैच परफॉर्म कर रही थी। वहीं वो होम पे इतना ज़्यादा अपने परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन अभी कोरोना टाइम पे इतने ज़्यादा फैंस थे नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कोरोना ख़त्म हो रहा है, काफ़ी जगह हम फैंस देखने को मिल रहे हैं, तो होम टीम को एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता ही मिलता है। फिर चलते हैं टीम फॉर्मेशन के बारे में। अब ये भी आपको देखना जरूरी है कि टीम जो उनके मैनेजर हैं, कोच हैं, वो किस तरह का फॉर्मेशन अपनी टीम में यूज़ कर रहे हैं, कि थोड़ा डिफेंसिव है कि थोड़ा अटैकिंग है कि किस तरह का है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं तो जो सेंटर बैक होते हैं, विंग बैक की बात कर लेते हैं पहले, जो लेफ्ट और राइट विंग बैक जो रोल खेलते हैं, जैसे आपने देखा होगा लिवरपूल की बात करूं तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, वो विंग बैक रोल पे खेलते हैं, तो उनके थोड़े उस गेम में असिस्ट चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा उनका आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर विंग बैक में खेल रहा है। आप ऐसे ही टीम नहीं बना सकते हैं, आपको पूरा लाइनअप चेक करना पड़ेगा, उनकी आपको उनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे खेल रहा है। जैसे आपने अभी स्कॉटलैंड का मैक्टोमिने वाला देखा होगा, तो मैक्टोमिने यूनाइटेड के लिए मिडफील्ड में खेलते हैं, लेकिन वो स्कॉटलैंड में अभी पिछले 2 मैच से वो एक विंग बैक के रोल में खेल रहे थे, तो वहाँ उनका थोड़ा सा रोल कम हो जाता है। अगर आपने आर्सेनल का देखा होगा तो साका 1 या 2 मैच के अंदर डिफेंडर के रोल में खेले थे, साका या जाका की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ उनका रोल खत्म, क्योंकि उनकी पोजीशन नहीं है। आप जर्मनी की बात करो तो एक विंग बैक के रोल में खेल रहे हैं किमिक, जबकि वो है एक सेंटर मिडफील्ड के प्लेयर। तो ये आपको उनका लाइनअप और उनकी पोजीशन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक विंग बैक का जो रोल होएगा मोस्ट लाइकली वो एक थोड़ा असिस्ट पोटेंशियल उनका ज़्यादा रहेगा। वहीं जो सेंटर बैक होते हैं वो आपको उनका थोड़ा पासिंग के वो आपको थोड़े ज़्यादा पॉइंट देंगे, प्लस वो आपको गोल स्कोरिंग उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो आपको हेडर के थ्रू गोल मारते हुए दिख सकते हैं। और अभी तो ड्रीम 11 ने ये क्लियरेंस और शॉर्ट ब्लॉक के पॉइंट हटा दिए हैं। इससे पहले अगर वो जो थे तो सेंटर बैक आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, लेकिन ये पॉइंट हटाने के बाद में सेंटर बैक थोड़े से वीक हो जाते हैं। लेकिन आप कोई टीम बनाओ तो आप ये जरूर देखिएगा कि इस सेंटर बैक का हेडर अच्छा है क्या, इसके एरियल ड्यूल इसका अच्छा है क्या, तो वो आपकी टीम के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टीम फॉर्मेशन के बारे में छोटी सी एक बात थी जो मैंने आपको बताई है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जो मेन प्लेयर होते हैं वो मोस्ट लाइकली स्टार्ट करते हैं गेम में, तो वो आपकी टीम में
हो जाने चाहिए। फिर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है प्लेयर स्टैट्स का। कोई भी टीम का मैच हो, दोनों ही टीम खेल रही है, तो आपको उनके जो प्लेइंग 11 है, एटलीस्ट उनके, अगर आप करना चाहो तो पूरे के कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो प्लेइंग 11 है उनके आपको एक एक प्लेयर का आपको उसके स्टैट्स चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा प्लेयर टैकलिंग में अच्छा है, कौन सा इंटरसेप्शन में अच्छा है, कौन सा थोड़ा डिफेंस करेगा, कौन सा थोड़ा अटैकिंग वाइज है, कौन हमें गोल और असिस्ट ये दे सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे कोई भी टीम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है, क्योंकि मैं एक एक प्लेयर का पॉइंट और स्टैट्स चेक करके तभी टीम बनाता हूँ। देखो, हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन मैं मेरी मेहनत में कभी भी कमी नहीं छोड़ता, क्योंकि देखो हार या जीत हमारे वो अलग मैटर हो गया, वो एक लक का है, वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन हमेशा उनका चेक करना चाहिए। अब जैसे आप किसी एक प्लेयर का चेक करोगे, जैसे आपको मैं बताऊं तो ब्रूनो फर्नांडिस का आप देखोगे तो बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर है, ठीक है, आपको गोल स्कोर करके देंगे, असिस्ट भी दे सकते हैं, प्लस आप ये भी देखो कि ये प्लेयर इस टीम में पेनल्टी पे है, कॉर्नर पे है, फ्री किक लेगा, ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। या आपको, अगर आप वैसे पूछना चाहें मुझसे तो मेरे टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझको टैग कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा प्लेयर आप पेनल्टी ले सकता है, कौन सा कॉर्नर और कौन सा फ्री किक ले सकता है। तो ये सब हर चीज़ का, हर प्लेयर का आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा डिफेंडर है। कई बार हम देखते हैं कि डिफेंडर गोल मार देते हैं और हम देखते हैं अरे यार इसको तो हमने लिया ही नहीं, ये ले लेते तो बढ़िया रहता। फिर हम देखते हैं कि यार इसने तो पहले भी काफ़ी गोल मारे हुए हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च में कमी होती है। तो हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। आप आज नहीं जीतोगे, आप कल नहीं जीतोगे, लेकिन आप परसों पक्का जीतोगे, और आप इतना जीतोगे कि पिछला जो भी आपने लॉस था वो सब कवर हो जाएगा, या फिर आप एक सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से मिलेगा कि हाँ मैंने रिसर्च किया और ये मेरी खुद की टीम है और मैं इससे जीता हूँ, ठीक है। फिर एक पॉइंट है इग्नोर सिलेक्शन परसेंटेज, ठीक है। ये कई बार क्या है कि मैं खुद भी इसमें काफ़ी उलझ जाता था पहले, लेकिन अब मैं इसमें नहीं उलझता हूँ, मैं इसको इग्नोर करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि यार इसका तो 85% सिलेक्शन है ना, इसको तो लेना चाहिए, सबने लिया होगा, है ना। लेकिन मैं पहले ले लेता था, लेकिन अब मैं क्या है, मैं देखता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है और जो टीम फॉर्मेशन वो टीम खेल रही है उसमें इसका रोल क्या है, ठीक है। उस हिसाब से ही प्लेयर लेने चाहिए। इसमें आप कभी भी मत उलझिए कि इसका सिलेक्शन ज़्यादा है तो मैं इसको ले लूँ, इसका कम है तो इसको मैं नहीं लूँ, क्योंकि आप बहुत टाइम आप देखोगे कि बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं, जैसे अभी रिसेंट बता दूँ, बेंजिमा 12% सिलेक्शन था, 2 गोल स्कोर किए। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बेंजिमा इस गेम के अंदर अच्छा कर सकते हैं, और बिल्कुल अच्छा किया। पेनल्टी पे थे, हमने उनको टीम में लिया, 2 गोल स्कोर किए। उससे पहले इटली में लोकाटेली के लिए मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कर सकते हैं, 2 गोल स्कोर किए। तो इस चीज़ के अंदर आप मत उलझिएगा। फिर है एक ऑप्शन, यू कैन गो सेफ और थोड़ा सा रिस्की। मतलब कई बार क्या होता है कि हमें मन करता है कि हम एक्चुअली क्या लीग हमारे कॉन्टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये, कि अगर हम ज़्यादा मेंबर खेल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये थोड़ा सा सेफ ऑप्शन हो गया। हम इसमें 2 तरह की चीज़ हो गई कि या तो आप प्लेयर से रिस्की के साथ जा रहे हो, या आप कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की के साथ जा रहे हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस गेम में सेफ खेलना पसंद करते हो या आप रिस्की खेलना पसंद करते हो। ये आपके कॉन्टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कॉन्टेस्ट इस गेम में खेल रहे हो। फिर है प्रेडिक्ट योर स्कोर। ये अब जैसे आपने इतनी सारी रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, अब बारी आती है आपके गेम की स्कोर की प्रिडिक्शन की। कि जैसे लास्ट गेम फ्रांस का और पोर्चुगल का मैच था, ठीक है, फ्रांस और पोर्चुगल का मैच है, और मुझे लगता है कि इस गेम के अंदर फ्रांस एक 2-0 स्कोर लाइन या 1-0 स्कोर लाइन से जीतेगी, ठीक है। अब तो उस कंडीशन में मेरे को क्या करना है कि मुझे सबसे पहले वो प्लेयर लेना है कि जो फ्रांस की तरफ से गोल मार सकता है, ठीक है। मैं ये टीम बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मुझे लगता है कि फ्रांस की तरफ से एम्बापे गोल मारेगा, तो मैंने एम्बापे को ले लिया। अब मुझे लगता है कि फ्रांस एक ही गोल मारेगी, तो एम्बापे मैंने ले लिया। अब मुझे फ्रांस के डिफेंडर लेने हैं, 4 या 3 खेल रहे हैं, 4 खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं मुझे वो लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि वो मुझे क्लीन शीट के पॉइंट देंगे, है ना, क्योंकि फ्रांस गोल कंसीड करेगा नहीं, तो मेरे जो भी डिफेंडर खेल रहे हैं वो मुझे क्लीन शीट के पॉइंट देंगे। अब उसके अंदर आप गोलकीपर भी ले सकते हो फ्रांस का, तो अब उसके अंदर क्या होगा कि गोलकीपर आपको क्लीन शीट के पॉइंट तो दे देगा, लेकिन अगर सामने टीम पोर्चुगल है या कोई दूसरी है, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि वो टीम कुछ शॉट ऑन टारगेट भी लेगी या नहीं लेगी।
अगर लगता है कि उसका अटैक अच्छा नहीं है तो फ्रांस का गोलकीपर आपको लेने से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रांस ज़्यादा अटैकिंग खेलने वाली है और सामने वाली टीम इतना ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट लेगी नहीं, तो आपको आपके गोलकीपर के पॉइंट तो मिलेंगे नहीं। इससे अच्छा आप सामने वाली टीम का गोलकीपर लो जो आपको ज़्यादा सेव के पॉइंट दे सकते हैं। ये हर गेम के एक अलग अलग होता है। एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। आप कभी भी कंफ्यूज हो किसी भी चीज़ में तो मैं आपको इसके लिए क्लियर कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे या ट्विटर पे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि इस गेम में ये गोलकीपर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। देखो पता तो मुझे भी नहीं है कि कौन अच्छा करेगा, अगर ऐसे ही पता होता तो बात ही क्या थी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता सकता हूँ। फिर आती है मेक योर टीम अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेस्ट। अब आप हेड टू हेड खेल रहे हैं तो आपको इतनी सारी रिसर्च, इतनी सारी मेहनत करने के बाद में अब आप अपनी टीम बनाने के ऊपर आओगे। तब आप देखोगे कि हेड टू हेड के अंदर मैं खेल रहा हूँ। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतनी सारी रिसर्च आपने की है तो लाइनअप भी आया हुआ है, लेकिन आपका जो ओपोनेंट है लाइनअप उसके पास भी है, हो सकता है रिसर्च उसने भी की हो। अब गेम बनता है यहीं पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर टीम बनानी है कि अब मुझे कैसी टीम बनानी है। तो इसके अंदर या तो आप थोड़ा सेफ जा सकते हो या थोड़ा आप रिस्की जा सकते हो। आप सेफ जाते हो तो यहाँ पर आपके काम आएंगे स्टैट्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया था पॉइंट नंबर 9 में प्लेयर के स्टैट्स। इसके अकॉर्डिंग आप टीम बनाइए, अपना स्कोर प्रेडिक्ट कीजिए। आपको लगता है कि एक 2-0 टाइप का स्कोर होएगा, आपको लगता है कि दो अलग अलग प्लेयर गोल मारेंगे, तो आप बिल्कुल उनको लीजिए अपनी टीम में। प्लस आप मैक्सिमम वो प्लेयर कवर कीजिए अपनी टीम में एक क्लीन शीट की टीम के अंदर, जो आपको सबसे ज़्यादा पासिंग, टैकलिंग, इंटरसेप्शन और आपको असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। उन प्लेयर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इसमें आप क्लीन शीट में जाओगे तो आपको 4 पॉइंट 4 डिफेंडर के साथ या 3 जो भी खेल रहे हैं उस टीम के आप ले सकते हो। आपको लगता है कि दोनों ही टीम गोल नहीं करेगी, 0-0 का होगा, तो आप 5 डिफेंडर के साथ जाना। क्यों होगा उसके अंदर? क्योंकि आपके पास 5 डिफेंडर प्लस एक गोलकीपर, 6 प्लेयर होंगे जो को आपको उनको सबके आपको उसके अंदर क्लीन शीट के पॉइंट मिलेंगे, इसलिए आपको उनके साथ जाना है। अगर आपको लगता है दोनों ही टीम स्कोर करेगी तो आप 3 डिफेंडर के साथ खेल सकते हो। मिडफील्ड के आप प्लेयर ज़्यादा ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि दोनों टीमों का गेम प्ले कैसा है। अगर दोनों ही टीम अटैकिंग है तो आपको उनके अटैकर ज़्यादा पिक करने हैं जो ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट ले, ज़्यादा चांस क्रिएशन दे, आपको ज़्यादा को टैकलिंग और उस चीज़ के पॉइंट दे। क्योंकि इसमें फिर पासिंग के पॉइंट्स वैल्यू नहीं करेंगे ज़्यादा। पासिंग के पॉइंट्स कहाँ वैल्यू करते हैं? जहाँ पर दोनों ही टीम थोड़ा अटैकिंग में वीक होती है तो वो पासिंग ज़्यादा खेलती हैं और फिर गोल स्कोर करती है, तो वो पासिंग के और टैकलिंग के पॉइंट उस गेम में मिलते हैं। तो ये होता है हमारा टीम का। हमें जो टीम बनाते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये जो नंबर 12 जो पॉइंट है प्रेडिक्ट योर स्कोर, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टीम बनाने की। मैंने प्रेडिक्ट किया है कि एक 2-1 स्कोर लाइन का मैच जर्मनी जीत रही है, तो मुझे एक 2-1 की टीम बनानी है। जर्मनी की क्लीन शीट तो जाएगी नहीं, तो डिफेंडर में कौन सा ऐसा डिफेंडर है जो मुझे गोल या असिस्ट दे सकता है, कौन सा ऐसा है जो मुझे डिफेंसिव थोड़ा ज़्यादा खेलता है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है उस टीम में। मुझे जो ज़रूरत है कि मुझे जो गोल स्कोर करके या असिस्ट प्रोवाइड करके दे सकता है, ठीक है। फिर आता है कैप्टन और वाइस कैप्टन का। ये कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको ये एक पॉइंट है जहाँ पर आपको पूरा निचोड़ निकालना पड़ेगा कि अगर आप सोच रहे हो कि 1-0 स्कोर लाइन का गेम हो रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा है एम्बापे गोल स्कोर करेगा, एम्बापे आ गया फॉरवर्ड में, गोल स्कोरिंग के कितने पॉइंट देगा? 40। शॉट ऑन टारगेट यानी 40 प्लस शॉट ऑन टारगेट 46 पॉइंट हो गया एक गोल का। 4 पॉइंट के एम्बापे हो जाएंगे, हो जाएगा कितना? 50 पॉइंट। अब उसके अलावा आपको एम्बापे पॉइंट दे रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि एम्बापे, अगर आपने एज्यूम करना है कि एम्बापे इसके अलावा मुझे पॉइंट नहीं देगा, तो वो 50 पॉइंट का हो गया। आपने नोटिस कर लेना है, नोट कर लेना है कि सबसे ज़्यादा मुझे 50 पॉइंट ये दे रहा है। अब आपको लग रहा है कि कोई डिफेंडर इस गेम के अंदर असिस्ट दे सकता है जिससे एम्बापे गोल स्कोर कर सकता है, तो वो डिफेंडर असिस्ट देगा तो वो उसको 20 पॉइंट का मिलेगा, प्लस 4 पॉइंट का वो हो जाएगा, प्लस क्लीन शीट है तो 20 पॉइंट एक्स्ट्रा, 44 पॉइंट ये नॉर्मल हो गए, प्लस एक डिफेंडर 90 मिनट्स खेलता है तो वो आपको आराम से 20-25 पॉइंट दे देगा। तो एम्बापे से ज़्यादा पॉइंट का हो गया डिफेंडर। तो अब आपने 1-0 स्कोर लाइन का टीम सोचा, तो आपको कैप्टन करना है डिफेंडर को, वाइस कैप्टन करना है एम्बापे को। ये आपको पूरा एक शीट बना के उसके थ्रू आपको ये काम
करना होगा। ये हम आपको एक वीडियो बनाऊंगा यूरो का कोई भी फाइनल या सेमीफाइनल के मैचेस में मैं प्रॉपर शीट वाइज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा बताऊंगा एक्सपेक्टेड पॉइंट्स प्लस जिनसे मैं गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वो आप देख सकते हैं। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करने के लिए। फिर है ज्वाइन योर कॉन्टेस्ट। आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, जितना भी आपका बजट है, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो। लॉस आप ये मत सोचिएगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए कि बस इतना पैसा मैंने लगा दिया तो ये तो मैं जीत गया। नहीं, आप जितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो आप उतना ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में आप लगाइएगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके या जोश में आके मत लगाइएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट सेम रखिएगा, हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवाइड कीजिएगा। अगर आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में 1000 रुपये है तो आप उसको 10 में डिवाइड कीजिएगा या आप 5 में डिवाइड कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप उस गेम को खेलिएगा, क्योंकि अगर आपने जैसे डिवाइड नहीं किया और 1000 आपने पूरे लगा दिए तो आपके पास बैकअप के लिए कुछ नहीं रहेगा और आप आगे के गेम में नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी प्लेयर हो, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, सारे गेम कोई नहीं जीत सकता। सबका जो रेशियो एवरेज आएगा, किसी का 10 में से 7 गेम का आ जाएगा, किसी का 8 में आ जाएगा, किसी का 6 का आ जाएगा, किसी का 5 का आ जाएगा। 10 में से 10 के 10 कोई भी नहीं जीत सकता। इसलिए आपको अपना बैकअप, आपका अमाउंट डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद में आपका जो स्किल का काम था, आपकी मेहनत का काम था, सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बारी आती है आपके लक की। जो अगर आपका अच्छा होगा तो आप ग्रैंड लीग भी जीत जाओगे और बुरा होगा तो स्मॉल लीग में भी कई बार आपको हार देखनी पड़ सकती है। तो ये था, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया है, पूरा अच्छे से समझाया है। कुछ 1-2 मेंशन और कर दूं कि कभी भी ओवर थिंक मत सोचिएगा, कभी भी बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा। हमेशा कई बार क्या होता है कि दिल कुछ और कहता है, हम करते कुछ और हैं, तो वैसा नहीं। जैसे रोनाल्डो, मेसी बेंच पे बैठे हैं तो कभी भी उनको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हमेशा ऑफ द बेंच आएंगे और इजीली गोल कंट्रीब्यूट या असिस्ट कंट्रीब्यूट अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। लेट नाइट मैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने इसमें लिखे नहीं है। लेट नाइट मैचेस कभी भी होते हैं तो कभी भी टीम बना के मत सोइएगा जब तक गेम स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि वार्म अप इंजरीज होती है। कई बार हमें देखने को मिलती है कि लास्ट टाइम पे हमें पता लगता है 1 या 2 मिनट पहले कि ये प्लेयर नहीं खेल रहा होता है, वो वार्म अप इंजरी होती है जो हमें लाइनअप से जो डेडलाइन होती है उससे 1 या 2 मिनट पहले पता लगता है, तो हमें वो चेंज करना होता है। तो कभी भी ऐसे टीम बना के मत सो जाना कि हाँ ये लाइनअप में आ गया तो ये हमारे प्लेयर हो गए, ये बस सो जाओ अब। नहीं, अगर आपको नींद जल्दी आती है तो आप लेट नाइट मैचेस को अवॉइड कीजिए। अगर जब तक आप जाग रहे हैं या जाग सकते हैं, हमेशा वही मैच आप खेलने की ट्राई कीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप नोटिस करिएगा, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, अब मैं मेरी भी ले लीजिए, अगर मैं टीम आपको दे रहा हूँ, मुझे पसंद है कि इस गेम में रोनाल्डो चलेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार रोनाल्डो इस गेम में ठीक है, लेकिन मैंने उनको कैप्टन किया है ना। आपको लगता है कि नहीं यार रोनाल्डो ठीक है, ले लिया, नहीं छोड़ सकते, लेकिन मेरे को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना, लेकिन मैंने उनको कैप्टन वाइस कैप्टन किया है और आपका मन कर रहा है, तो आप अगर मेरी टीम के साथ खेलोगे तो वो मेरा लक है, ठीक है। आप कहीं से भी टीम खरीद सकते हो, कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप लक कभी नहीं खरीद सकते। तो ये जो पूरा वीडियो है थोड़ा लंबा हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़े टीम बनाने के लिए। आप अपनी मेहनत से टीम बना सकते हैं, अपनी रिसर्च करके आप ये टीम बना सकते हैं। आप आज नहीं, आप कल ज़रूर आगे सक्सेस होंगे, ठीक है। ये मेरा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलो अस ऑन ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द गुड लक, बाय बाय दोस्तों।